तो आज चर्चा होगी संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी जैसे मौलिक अधिकार क्या है कि जनता को मिला है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये सरकार को मिला है। सरकार का एक कर्तव्य है कि वो मतलब राज्य के जो जनता है ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे जनता का हो रहा है खुश रहे, ऐसा काम करना है। चाहे अब जनता के लिए काम मिले, ठीक, जनता के लिए मतलब उनका कोनो दुख हो जाए तो उनका स्वास्थ्य, उनके अस्पताल बनवावे क्या है, जनता रोड पे चलता है तो रोड ठीक ठाक रहे, जनता यानी जो लोग हैं वो कहीं मतलब आ जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आने जाने की सुविधा हो, ये सब सरकार का कर्तव्य है जो कि डीपीएसपी में ही लिखा गया है। अगर किसी व्यक्ति को मतलब कहीं कोई सता रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है तो सरकार कर्तव्य है उनको न्याय भी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हो। तो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये भी कहा गया है कि जैसे सरकार के पास 100 रुपया है तो ऐसा व्यवस्था करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सबके थोड़ा थोड़ा मिल जाए, ऐसा नहीं कि 100 रुपया है तो एक जन दे दें, ये प्रकार की व्यवस्था की। तो जो डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इस सरकार के पक्ष में सकारात्मक है। मतलब सरकार चाहे करे चाहे न करे उसके खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार उल्लंघन हो तो कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट। लेकिन अगर राज्य के निर्देशक तत्व जो है उसके अनुसार राज्य कुछ नहीं करता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, ये कहा गया। तो जो राज्य के निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से भारत के संविधान में ले लिया गया। आयरलैंड, तो आयरलैंड से लिया गया है। और भारत में जो गांधी की विचारधारा थी कि गांव हो, ठीक, लोगों को काम मिले, ये सब इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही परिलक्षित होती है। मतलब इसमें सब दिया गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 में तो यही कहा गया है राज्य की परिभाषा, जैसे वहाँ अनुच्छेद 12 में जैसे कहा गया उसमें राज्य की परिभाषा है, यहाँ किस अनुच्छेद में है 36 में। 36 में राज्य की परिभाषा दे दी गई है। अनुच्छेद 37 में साफ साफ कहा गया है कि जो डीपीएसपी है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वह वाद योग नहीं है। यानी राज्य चाहे तो जनता की भलाई के लिए काम करे चाहे न करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार रोड नहीं बना रही तो आप चले जाएंगे कोर्ट कि हमारे यहाँ रोडें नहीं बना है, या फिर हमारे दादा 60 साल से ज़्यादा होंगे उनका पेंशन नहीं मिलती है, या फिर हमारे घर के बगल में स्कूल नहीं है, या फिर हमारे गांव में अस्पताल नहीं है, या फिर हमको कोनो अभी रोजगार नहीं मिला है, इस आधार पे आप कोर्ट नहीं जा सकते ना। अगर इस आधार पे इसको वाद योग कहा जाता तब तक इतना मामला फंस जाए, सब लोग चले जाते कोर्ट। सभी कुछ न कुछ समस्याएं हैं, चाहे उनको रोजगार की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे घर की समस्या हो, कोर्ट चले जाते कि हमारे पास पक्का घर नहीं है, ये समस्या हो जाती ना चारों तरफ से। तो 37 में साफ साफ लिखा है कि डीपीएसपी वाद योग नहीं है। 38 में बताया गया है कि जो जनता है उनको 3 प्रकार के न्याय मिलना चाहिए। 3 प्रकार की न्याय यानी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय।
और ये तीनों प्रकार के न्याय की बात जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी है। उसमें भी कहा गया है कि लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। ठीक, ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है। अगर हम बात करें 39 की, तो 39 यानी डीपीएसपी का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है? 39 में 6 बात बताई गई है। 39A में कहा गया है कि जो राज्य है जितना पुरुषों को व्यवस्था करेगा रोजगार देने के लिए, उतना महिलाओं को समान रूप से कौन रोजगार देना है, तो पुरुषों के लिए भी उतने विकल्प होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी उतने विकल्प होना चाहिए। बराबर यानी आजीविका के जो साधन है बराबर बराबर आवंटित होना चाहिए, ये बात कही गई है। दूसरी बात कही गई है 39B में कि राज्य के पास जो भौतिक संसाधन है, जो हमको दिखाई दे रहा है, मान लो जमीन है, ठीक, या फिर धन है, जो भौतिक संसाधन है इस प्रकार बांटेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास पहुँचे, सबको मिल जाए। ऐसा नहीं एक के जने दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाओ। मतलब इस प्रकार व्यवस्था करेगा कि केंद्रीकरण ना हो, ऐसा ना हो कि संपत्ति एक के जने के पास जाए, सबके थोड़ थोड़ पहुँचे। 39वें बात कही गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन हो। एक काम कोई कर रहा है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, यानी मान लो कोई पुलिस में है तो जितना वेतन पुरुष को मिले उतने वेतन महिला को मिले, यह बात 39 में कही गई है। ठीक, इसके साथ साथ 39 में ये भी कहा गया है कि राज्य ऐसा काम नहीं कराएगा किसी से जिससे कि उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, ऐसा काम न दे देगी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, आदमी बीमार हो जाए। ठीक, ये बात विशेष ध्यान देना है। 39 में ये भी कहा गया है कि राज्य ऐसा वातावरण बनाएगा जिससे व्यक्तित्व का विकास हो, मतलब ऐसा माहौल बनाएगा कि लोगों को भय ना हो, कोई डर ना हो, जो चाहे वो आदमी कर सके। कोई लीगल काम नहीं, पता लगे जौन मन का हमको चोरी करे, क्या चोरी कर सके, लीगल काम जो वैधानिक कार्य है, अवैधानिक नहीं, उसको कर सकता। तो ये 39 में यानी संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग अनुच्छेद कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 13 में विधि की परिभाषा दी गई, कानून की परिभाषा। लेकिन अगर राज्य के नीति निषेधक तत्व है उसमें सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 39 है। 40 की बात करें तो इसमें लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायत होंगे, छोटा छोटा एरिया होगा, तो सरकार जो पैसा भेजेगी वो अंत तक पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए ग्राम पंचायतों की गठन की बात कही है। अनुच्छेद 41 में काम, पहले बात काम, और 42 में उचित दशा और 43 में निर्वाहक मजदूरी। मतलब 41 में कहा गया काम मिलना चाहिए, सबको क्या मिलना चाहिए? काम। 42 में कह दें काम ऐसा मिले उचित दशा हो, ऐसा ना रहे कि आप काम दे दे सरकार, राज्य आप कह दिया जाए कि आप आग में कूदो, दशा क्या हो? उचित हो, उचित दशा हो। और 42 में भी कहा गया है उचित दशा के साथ साथ जो महिलाओं को प्रसूति सहायता मिलती है, यानी महिलाओं को बच्चे के जन्म पर 26 सप्ताह की छुट्टी मिलती है, वो तो एक उचित दशा है ना। अब ऐसे थोड़ी नौकरी कर रहे हैं, भले बच्चे जन्म ले तो अब नौकरी करा, सरकार क्या करेगी? छुट्टी देती है। 43 में कह दिया गया है कि इतना कम से कम मजदूरी मिले, इतना वेतन मिले जिससे उनका जीवन यापन चल सके। नहीं पता चला महंगाई इतना ज़्यादा रहा है और वेतन कम मिले तो का कह पाएंगे उतने में।
कुछ नहीं कर पाएंगे। पता चला इस समय महंगाई उत्तर प्रदेश में डियरनेस अलाउंस 50% हो गया है। इतना तेज महंगाई बढ़ रही। अगर महंगाई, इसलिए महंगाई भत्ता दिया जाता है, यानी आपको मूल वेतन मिलेगा तो उसी यूपी में, जैसे ना आपका वेतन अगर मान ले 30,000 मूल वेतन है तो 15,000 रुपया भत्ता मिले, महंगाई भत्ता। और ये 45, पता चला 5,000 यात्रा भत्ता, 50, पता चला 5,000 हाउस रेंट किराया भत्ता, 55। तो ऐसे मूल वेतन वो सब जुड़ के आपको हर महीना मिलता है। तो इस प्रकार वेतन मिलेगा जिससे क्या हो जाए, आपका जीवन चल सके भाई, चल सके, जौन खर्चवा हो वो निकल सके। नहीं बदला 2 रुपया 5 रुपया 100 रुपया महीने पोगे तो कहाँ चले। 100 रुपये तो बाजार में जावे मर्चे और नेनुए खरीदम खत्म, वो ना हो पाए। इसके साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई है, एक ही संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1906। तो संविधान में सबसे ज़्यादा बदलाव उसी संशोधन से हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसीलिए उसको लघु संविधान कहा जाता है। उस समय इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के समय यह संशोधन हुआ था। उस संशोधन के तहत एक व्यवस्था की गई और जोड़ दिया गया अनुच्छेद 39A। उसमें क्या कह दिया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब किसी व्यक्ति को अगर आपको कानून की ज़रूरत है, मान लो कोई आपको सता रहा तो आप जाएंगे कोर्ट हमको, या आपकी ज़मीन कोई हड़प लिया है तो आप कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट जाएंगे, उसमें चाहिए वकील, क्या चाहिए, वकील। तो वकील का ले पैसा। मान लिया आपके पास पैसे नहीं है तब क्या करेगा, तब तो फिर आपकी ज़मीन या फिर आपकी संपत्ति कोई हड़प लेगा। तो ऐसा नहीं है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में व्यवस्था की गई है कि जो गरीब तबका के लोग हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब सरकारी वकील हुई हैं, उनकी तरफ से लड़ी हैं, ठीक। वो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 43A। क्या जोड़ा गया, 43A। इसमें बताया गया कि जो कंपनी होगी उसमें जो मैनेजर होंगे, जो प्रबंधन उसमें होगा, उनमें जो लेबर हैं, कर्मचारी हैं, उन्हों भूमिका रहेगी। वो भी संघ बना सकते हैं, वो भी अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, ये बात कहेगी। इसके साथ साथ इसी यानी 97वां संविधान संशोधन 2012 में 43B जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 43B। इसमें बताया गया राज्य सहकारी संस्था को बढ़ावा देगा। सहकारी मतलब हम कुछ पैसा प्राइवेट आदमी लगाए रहा है और कुछ पैसा सरकार लगाई जाए, उसी को सहकारी कहते हैं। यानी सरकार और प्राइवेट लोग ये सब मिल के कौन संस्था चलाते हैं, उसी क्या कहते हैं, सहकारी समिति। आप जानते हो क्षेत्र में सहकारी समिति होती है और वो किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराती है। तो वहाँ सरकारों पैसा देती है और बड़े बड़े जो किसान हैं वो भी उसमें पैसा लगा के खाद बीज मंगाते हैं। उसके बाद किसानों को सस्ते दामों पर मिल जाता है। बाजार से लेंगे ज़्यादा महंगा मिलेगा, सहकारी समितियों से लेंगे थोड़ा सस्ता मिलेगा। ये भी कहा, यानी सहकारी संस्था को बढ़ावा देने की बात 97वां संविधान संशोधन 2012 में अनुच्छेद 43 जोड़कर किया गया। 44 में क्या कह दिया गया, समान नागरिक संहिता, मतलब एक ही कानून सबके ऊपर लागू हो, सभी ऊपर लागू हो। तो हालांकि अभी हर स्थानों पर लागू नहीं है, गोवा ऐसा राज्य जहां लागू। तो हुआ क्या कि अब जैसे
हिंदू विवाह अधिनियम, यानी विवाह में भी अलग अलग है। हिंदू विवाह अधिनियम अलग से है, और मुस्लिम विवाह अधिनियम अलग से है। हिंदू विवाह अधिनियम में अगर तलाक देते हैं तो ऐसे में उनको भरण पोषण भत्ता देना पड़ेगा। मान लो आप शादी किए, पता चला तलाक दे दिया आप कि हम नहीं रखेंगे, तो जितना उनका खर्चा लगे महीना में जो कोर्ट बताए दे 10-5 हज़ार जो हुए उसका देना पड़ेगा। ठीक है, देना। मान लो उन्हें तलाक लेनी तो तब आप रख सकते हो, आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो वो देंगे। मान लो वो तलाक ले लें, तब ये नहीं सोचा कि हमका अब वो देंगे, लेकिन आपको देना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम विवाह अधिनियम में शुरुआत में ऐसा कुछ था नहीं। 1985 में एक थी शाहबानो, क्या नाम था? शाहबानो। ये सुप्रीम कोर्ट चली गई। इनके पति का नाम था मोहम्मद अहमद। शाहबानो 68 साल की थी। अब 5 लड़कियां रहीं, 5 बच्चे थे। अब तलाक मिल, मोहम्मद अहमद तलाक दे दें। अब 68 साल की उम्र में तलाक। तब ये सुप्रीम कोर्ट चली गई, कहीं अब हम इस उम्र में हम कहाँ कमाई, हमका कुछ रुपया मिले चाहिए। ठीक, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ भत्ता इनको मिलना चाहिए, कि कुछ रुपये मिले तब कुछ खाएंगे, खाएंगे कमाएंगे क्या, कुछ तो मिलना चाहिए। तब एक मामला था 2003 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम महिला अगर तलाक लेती हैं तो उनको जब तक वो दूसर विवाह नहीं कर लेती हैं तब तक का मिले चाहिए, भत्ता मिले चाहिए। अगर दूसर विवाह कर लेती हैं तो भत्ता बंद कर दिया, तब न मिले। इसी बीच आपने देखा हो 2017 में शाहबानो बनाम भारत संघ, शाहबानो बनाम भारत संघ, यानी जो मुकदमा चला, एक तरफ शाहबानो थी, एक तरफ भारत सरकार थी। एमा सुप्रीम कोर्ट फैसला देश वो 3 तलाक से संबंधित था, 3 तलाक। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तलाक ए बिद्दत है या फिर तलाक ए हासन है, ये भारत के संविधान के खिलाफ है, इस पर हम रोक लगाते हैं। इस पे हम क्या लगाते हैं? रोक। अब तलाक ए हासन क्या था? एमा तलाक देने के लिए पुरुष 3 बार, कब? 3 बार महिला कह दे तलाक तलाक तलाक, उसके बाद का हो जाता है तलाक, शादी टूट गया। लेकिन ये तलाक 3 बार का मतलब 3 महीने में कहना पड़ता था। जैसे जनवरी में एक बार तलाक कह दें, फरवरी में कही है, मार्च में, 3 महीने में करे बाद तलाक हुई। अगर क्यों तलाक दे दे तो फिर से उनका रखा जाता है तो पहले उस महिला के विवाह के साथ हो। मान ले आप तलाक उनको दे दिए, फिर अब चाहता है कि फिर हमारे साथ है रहा, तो वो उन किसी दूसरे पुरुष से विवाह करें, अब वो तलाक दे दे तब अपने पास रख सकते हैं। ये व्यवस्था, इसको कहते हैं तलाक ए बिद्दत। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? रोक लगा दी। यानी तो बहुत गड़बड़ कानून है, ये कौन रूल सा है? तो ये सब बात अनुच्छेद 44, यानी कानून के नियम सब क्या है? बराबर है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि अनुच्छेद 45 जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया कि जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कुछ प्रारंभिक शिक्षा दिया जाए। इसलिए आपने देखा गांव में आंगनबाड़ी व्यवस्था की गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे जाएं तो इनका कुछ काखा गाघा ABCD पढ़ावा जाए।
और उसके साथ साथ कुछ खाने की व्यवस्था, जिससे बच्चे जाए तो उनको कुछ प्रोटीन युक्त आहारों मिले ना, पंजीरी उजीरी पंजीरी उजीरी घी कुछ मिले, खाए पिए में भी मिलना चाहिए। पहले 45 में कहा रहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुमस हटाए के 45 हटा के 21A में कह दें। अब 21A में रख दें तो 21A में कह दिया गया कि निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा का मतलब ही बा कि लड़कियां जब छोट के रहन पढ़ेस, जौन हुआ खर्चा भाई बाप खर्च करेस या क्यों खर्च करेस, तो अब बाद में कमाए लाग तो अब वो जाए कोर्ट नहीं जा सकत। जैसे आप छोटे थे, हम पढ़ाए आपको, हर महीने मान लें हम 500-1000 रुपये खर्च करें, आप बड़ा होइए तब भरे हम आपके ऊपर 5 लाख रुपये खर्चा कई दिन। अब उसके बाद कमाए लग गया तो हम कोर्ट चला जाएगी, हम 5 लाख इनके ऊपर खर्च करें, एक हमको अब चाहिए। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, नहीं तो बच्चा पढ़े तो ओका का पता पढ़े, अब जैसन बड़ा भाव ओकरे ऊपर बोझ आएगी तो कि हमका इतना पहले उनका देगी बा, मानसिक स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ये व्यवस्था की गई। 46 में कहा गया है जो अनुसूचित जाति के वर्ग के व्यक्ति हैं या फिर अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या फिर दुर्बल वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनका शिक्षा दी जाए। इनका क्या दिया जाए? इसलिए सरकार कहती है शिक्षा करिए, जो दिक्कत हो हम पैसा दे देते हैं, पैसा मतलब स्कॉलरशिप दे रही, लेकिन अगर न दे तो कोर्ट हम नहीं जा सकते, जा सकते कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाद योग नहीं तो कितना मुकदमा आज दायर हो गया है कि हमारे स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गया है। होते नहीं बा, ये पिछले साल नहीं मिला, तो इसलिए चाहे दे चाहे न दे ऊपर ऊपर। अनुच्छेद 47 में कहा है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊपर हो, हमेशा वही गरीबी में ना रहे, थोड़ा ऊपर उठे ना, खाए पिए पोषाहार मिले, स्वास्थ्य अच्छा हो। ठीक, इसी में कहा गया कि मान लो स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो फ्री में दवाई मिले, जो नहीं फ्री में अस्पताल चल रही है, ये अनुच्छेद 47 में ही कहा गया है। लेकिन अगर फ्री में दवाई ना मिले तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि चला जा कोर्ट, हमका दवाई फ्री में नहीं मिल रही। इसी 47 में कहा गया है कि सरकार ऐसी व्यवस्था पर रोक लगा सकती है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे शराब पे रोक लगा दे, शराब पीना हानिकारक है, शराब पर रोक लगा सकती है, या फिर गुटखा पर रोक लगा सकती है, बीड़ी सिगरेट पर रोक लगा सकती है। ये सरकार के ऊपर पावर है, लेकिन लगाती क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि इसी से उसको राजस्व मिल रहा है ना, इसी तो पैसा बहुत कमा रही है, इसलिए नहीं लगाती। 48 में कहा गया है कि राज्य पशुपालन की व्यवस्था करेगी, कृषि को भी ध्यान देगी, कृषि और पशुपालन। इसलिए कभी कभी देखते हो कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया तो खेती बाड़ी का हो जाता है नष्ट, तो सरकार सर्वे करके थोड़ थोड़ किसानों को पैसा दे देते हैं, देखा इतना हानि भया है आपको, एक देखा ले लिया जो ने अगले साल खेती बाड़ी करा, नहीं 5 लाख बंद करे खेती बाड़ी, गेहूँ कहाँ सोए, खाएंगे क्या? लेकिन ना दे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। 48 में ही कहा गया है कि राज्य चाहे तो गाय की हत्या पर क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है, यह कहा गया। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया 48A। क्या जोड़ा गया? जिसे 39 से जोड़ा गया था, 43 से जोड़ा गया था, 43B जोड़ा गया था, इसे 48A जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा करेगा,
राज्य पर्यावरण की सुरक्षा करेगा और जो उसमें वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करेगा। इसीलिए तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। गंगा एक्शन प्लान 1985। यमुना एक्शन प्लान 1993। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। तो ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, व्यवस्था की गई। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। 48 में 49 में कहा गया है कि जौन ऐतिहासिक इमारतें हैं, मध्यकालीन में अकबर बनवाए, यहाँ शाहजहाँ बनवा दिए, या फिर और पुरानी इमारतें जो बहुत सारे राजा प्राचीन काल में बनवाए हैं, उसका संरक्षण राज्य करेगा। उसका ऐसा व्यवस्था करे वो बची रहे, टूटे फाटे ना। इसके लिए भारत सरकार का एक विभाग ही है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, वो सब देखभाल करत रहा। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है। कार्यपालिका के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति से अंतिम प्रधान होते हैं। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट इस समय 25 हो गई है, हर जिले में जिला न्यायालय है। तो यानी जो कार्यपालिका है इनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती न्यायपालिका के ऊपर। ठीक, न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है। ये अनुच्छेद 50 में कह दिया गया। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि जो हमारे अन्य दुनिया में और देश हैं, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि अन्य देशों के साथ अच्छा संबंध बना रहे, नहीं तो लड़ाई कर लिया। ठीक, संबंध सुधरा रहे कौन, तो इसके लिए ये व्यवस्था करेगा जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ शांति बनी रहे। ठीक, बातचीत होती रहती है। ठीक, दूसरी बात, कोई किसी भी देश के कोनो राष्ट्र अध्यक्ष भारत आता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो भारत का ये क्या करता है, उनका सम्मान करता है। जैसे राष्ट्रपति आगे तो आप देखते हो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाके आगवानी करते हैं, उनको फूल वूल देते हैं, आइए ना, ये व्यवस्था की है। सम्मान देते हैं, जिससे हम हो जाए तो हमारा का हो, सम्मान हो। जौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, संधि है, समझौता, उसका पालन किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय जैसे ना संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, तो वहाँ व्यवस्था की गई कि भाई किसी देश पर आप हमला नहीं करेंगे बिना कोनो कारण के, तो वो सब हमको मानना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसके साथ साथ अगर कोनो पड़ोसी देश के साथ विवाद है, तो उस विवाद को निपटाने के लिए समझौता करना है। क्या करना है? समझौता। तो ये सब व्यवस्था भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। इस व्यवस्था उसमें है, वाद योग नहीं है। ये आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से भारत के संविधान में ये आया गया। तो आगे हम कौन दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग ये बताएंगे कि चर्चा आपको समझ में आ रही है कि नहीं, कमेंट करके आप लोग को बताना है। जय हिंद।